नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 की जो साइंस बुक है इसका अध्ययन करते हैं। इसकी ये नई बुक है एनसीईआरटी की। इसका ये पाठ्यक्रम दिया गया है 1 से लेकर 15 लेसन। उसके बारे में हम धीरे धीरे और कंटिन्यू पूरे लेसनों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम इसके जो पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसका ये पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ, इस पर चर्चा करते हैं। तो शुरू करें बच्चों कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है जिनका आकार, आकृतियाँ, बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। पदार्थ कह सकते हो, द्रव्य कह सकते हो। द्रव्य जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पदार्थ बादल, तारे, पौधे, पशु, जहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। ये कुछ स्थान घेरती है और जो वस्तु स्थान घेरती है उसका क्या होता है? आयतन होता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व है वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनती है, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थों को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के आधार पर 2 प्रकार से विभाजित किया, यानी कि भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर। इस अध्याय में हम केवल भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं के बारे में हम आगे अध्यायों में पढ़ेंगे। तो इसके जो भौतिक स्वरूप है, इसका पहला पॉइंट है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बना होता है। कि बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित रही। एक विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, अर्थात एक ही लय में बना होता है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो एक पूरा क्या होता है? ठोस होता है। परंतु अन्य विचारधारा का मानना यह था कि पदार्थ रेत की तरह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप को समझने का प्रयास करें कि कण सतत है या कणों से मिलकर बना है। तो देखिए क्रियाकलाप नंबर 1.1। एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या जल को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव को ध्यान से देखें। इसके अनुसार जल और शर्करा में क्या परिवर्तन हुआ, वो कहाँ गायब हो गए, जल के स्तर में कोई बदलाव आया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि जब इसको घोलते हैं तो जल और शक्कर क्या होती है, वो जल में घुल जाती है। अर्थात वो जो पूरा एक पदार्थ था, जल था, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था, जो कि छोटे छोटे कणों में टूट गया, जिसके कारण से वो क्या हो गए? अदृश्य हो गए। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार का स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप से चम्मच में रखी गई नमक और शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई है, जो हम उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जैसे ही इसका चित्र दिया गया है, देख सकते हो आप। वीडियो पॉज कर लीजिए और इस चित्र को देखिए कि समझ लीजिए क्या है कि ये जल है, उसके अंदर ये शक्कर मिलाया है, हिलाया है और देखा कि सारा जो नमक था वो क्या हो गया? गायब हो गया है। अब कि कितने छोटे कण होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल दीजिए। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकालिए और 90 ml जल लीजिए, उसमें फिर मिला दीजिए। फिर उस उपरोक्त घोल को 10 ml निकालिए और उसे फिर से किसी 90 ml जल में फिर मिला दीजिए। ये घटना 5 से 8 बार कीजिए, तनुकृत कीजिए, ऐसा अर्थात उसको पतला कीजिए। अब देखिए कि उसका रंग क्या होता है। तो इन्होंने देखो, जब सबसे पहले मिलाया तो ये फुल डार्क था, उसके बाद ये थोड़ा फीका फीका होता गया। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, संपूर्ण रूप से पूरे पदार्थ में घुल जाते हैं। जब इसको निकाला जाता है तो इसके जो सूक्ष्म कण हैं वो साथ में आ जाते हैं। यह दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी का बहुत अधिक मात्रा में, इनके 1000 लीटर
मात्रा जो थी वो क्या रंगीन होगी। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जाता, यानी कि ये बिल्कुल बढ़ते जाते हैं और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब इसको और अधिक नहीं बांटा जा सकता। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी इसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब है इसके अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं कि दो कणों के बीच में या पदार्थ में जो कण होते हैं उसके बीच में कोई रिक्त स्थान होता है या नहीं होता है, तो इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक और जल, नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू का पानी मिलाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में रिक्त स्थानों में समावेशित यानी कि फंस जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अर्थात जब किसी पदार्थ को मिलाया जाता है तो एक पदार्थ के कण जो होते हैं वो दूसरे पदार्थ के कणों में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसके कारण से उसकी जो महक है, जो गुण है, वो सभी विलय में पाई जाती है। अब है कि क्या वो गतिशील करते हैं, जो पदार्थ के कण हैं क्या वो निरंतर गतिशील करते हैं या ठहरे रहते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको कितने समीप जाना पड़ेगा कि बुझी हुई मोमबत्ती है, उसको सुगंध लेने के लिए हमें उसके बिल्कुल करीब जाना पड़ेगा। अब अगरबत्ती को जला दें। क्या होता है कि क्या आप दूर तक इसकी सुगंध को मिल पाती है? बिल्कुल, कि यदि अगरबत्ती जल रही है तो उसकी सुगंध हमें दूर तक प्राप्त हो जाती है। क्रियाकलाप करते हैं। 1.4 जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा में किसी कोने पर रख दें और परीक्षण नोट करें। इससे क्या होता है कि जो इसकी स्याही है तो वो क्या है, धीरे धीरे सभी पूरे विलयन में फैल जाती है, इनकी पूरा जो विलय होता है उसके अंदर फैल जाती है। उसी प्रकार जो शहद है, शहद भी क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा लेट, इनकी स्याही से थोड़ा सा लेट हुई, वो भी क्या होता है पूरे विलयन में फैल जाता है। स्याही की बूंदें डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा और शहद में क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितना टाइम लगा? अब क्रियाकलाप करते हैं। 1.5 एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल की सतह पर बैठने दें, इनकी जो क्रिस्टल है उसको सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? ठोस और द्रव के कणों के बीच में क्या क्रिया चलती है? तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है। और जानी देखो क्रियाकलाप 1.3, 4 और 5 से हम कर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। तभी तो स्याही की जो बूंदें थी वो एक जगह नहीं रही, वो पूरे विलयन में फैल गई और शहद भी पूरा विलयन में फैल गया। डेटॉल है वो भी, उसकी सुगंध भी क्या थी, पूरे विलयन में फैल गई। अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप से हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के अतिरिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विषरण होता है। कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिलना क्या होता है, विषरण होता है। जैसे गैस है, गैस को यदि लीक करें तो वो वायुमंडल में फैल जाती है, अपने आप ही मिल जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, विषरण कहेंगे। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विषरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों? तो इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि विषरण तेज होगा ही, जब गर्म करेंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो जो कण है वो एक दूसरे के जल्दी मिल जाएंगे। अब क्या आता है इसके अंदर कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके अंदर क्या है कि इस क्रियाकलाप करते हैं। 1.6 इस खेल को एक खेल के मैदान, यानी कि इस खेल को एक मैदान में खेलें। ये जो खेल है आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाएं, मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह मिश्रित नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे कसकर पकड़ लें। जैसे इन्होंने पकड़ के रखा है, देखो ये नृत्य है।
दूसरा समूह एक दूसरे के हाथ पकड़कर श्रृंखला बनाए। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे को छूकर श्रृंखला बनाए। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। यानी कि वो जो समूह बनाए इसको तोड़ने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान होगा और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण मान लें तो इस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है। किस समूह ने? तो जो ये जो समूह है इन्होंने सबसे अधिक मजबूती से पकड़ रखा है। इसको तोड़ना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। अब क्रियाकलाप करते हैं 1.7। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगूर करने का प्रयास करें। भंगूर होता है बिल्कुल तोड़ना, चूर चूर करना। तीनों के कण अत्यधिक प्रबल हैं, किसके? एक दूसरे से जुड़े, कि इन तीनों में से जो किसके कण हैं वो एक दूसरे से अधिक बल से जुड़े हुए हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। अब देखो इसका क्रियाकलाप है 1.8। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें कि कट जाएगी। क्या जल की सतह कटती है? बिल्कुल। जल की सतह न कटने का कारण कि सतह कट गई, एक बार तो चली गई लेकिन दोबारा वो क्या होती है, जुड़ जाती है। यानी कि उंगली तो आर पार हो गई लेकिन वो जुड़ जाती है। तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ बांधे रखता है। इस आकर्षण बल को सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो ये इसके क्या हैं, लेसन है। इसके बाद इसका तीसरा टॉपिक आता है पदार्थ की अवस्थाएं। ये अपन करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ जो मुख्य बातें हैं वो आप नोट करते रहें कि जो इसकी विषण है वो क्या होता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, कण क्या गति करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, एक एक लाइन है, वो आप लिखते रहें और अपनी नोटबुक में काम कर कर जो होमवर्क है वो लिख कर और इसकी फ़ोटो जो है वो ग्रुप में भेजते रहें, जिससे हमें पता चले कि कौन सा बच्चा अध्ययन कर रहा है, कौन सा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।